हॉस्पिटल का एक प्राइवेट रूम जिसमें सिंगल बेड पर लेटी हुई विमला जी विचारों में खोई हुई थी। अचानक काशी आती और वो सीने पे हाथ रखकर कांसने लगती। आंखों से आंसू भी आ जाते जिन्हें वो अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछ लेती। काशी से राहत मिलती तो वो फिर से छत को निहारती हुई अपने ख्यालों में खो जाती। गोरा रंग, माथे पर बड़ी सी बिंदी, मांग में सिंदूर की लालिमा, हल्की नीले रंग की प्रिंटेड साड़ी में ममता की मूरत लग रही थी। लेकिन उदास आंखों में बार बार कमरे के दरवाजे को देख रही थी जिसे थोड़ी देर पहले एक नर्स बंद करके गई थी। विमला की उदास आंसुओं से भरी आंखें जैसे किसी के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। विमला जी की निगाहें फिर कमरे की छत को निहारने लगती और वो अपनी भावनाओं में बहने लगी। कल ही तो उसे कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और आज उसका बेटा विशाल उसे इस हॉस्पिटल में एडमिट कराकर चला गया। उसके पति कमलाकांत जी ने भी उसे नहीं रोका। वो तो घर से निकलते समय गेट तक आए भी नहीं। मेरी नज़रें उन्हें ढूंढ रही थी लेकिन वो तो कहीं दिखाई भी नहीं दिए। शायद संक्रमित होने के डर से शायद नहीं आए होंगे या फिर विशाल ने मुझसे दूर रखा होगा। जब मैं कार में बैठ रही थी तब मेरा 4 वर्ष का पोता सोनू कितना रो रहा था, पापा मुझे भी दादी के साथ जाना है, कहाँ ले जा रहे हैं आप मेरी दादी को। लेकिन बहू कोमल ने उसका हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ रखा था। मैं बहुत उसकी तरफ देखने का साहस नहीं कर पा रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नर्स अंदर आई जो पूरी तरह कोरोना से बचाव के लिए किट से पैक थी। उसने थर्मामीटर से उसका बुखार चेक किया। विमला जी को 103 डिग्री। उसने एक टेबलेट और पानी का जग दिया और उसके दाएं हाथ में बीच में अंगुली और ऑक्सीमीटर लगाकर चेक करने लगी। फिर मन ही मन बुदबुदाई, ऑक्सीजन 88, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आती हूँ, लगाना पड़ेगा। नर्स विमला जी से बिना कुछ बोले ही चली गई। विमला फिर सोचने लगी, विशाल का जन्म हुआ था तब उसकी देखभाल में कोई कमी ना हो, इसलिए कमलाकांत ने उसकी बैंक की जॉब छुड़वा दी, जबकि घर में विशाल की दादी उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उठाने को पूरी तरह तैयार थी। जॉब छोड़ने के बाद तो जैसे पूरे घर की जिम्मेदारियां, सारा बोझ मुझ पर ही आ गया था। कमलाकांत तो अपने बिजनेस में इस तरह तल्लीन हो गए थे, उसे घर की किसी भी काम और समस्या से कोई मतलब नहीं रहा। जब वो उसने किसी काम के लिए कहती तो उनका जवाब होता, तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, किसी को भी पैसे दो और ये काम करवा लो, मेरे पास बहुत काम है, मुझे इन सब कामों के लिए समय नहीं है। वैसे भी अब तुम्हारे पास जॉब का भी कोई टेंशन नहीं है, पैसे की भी कोई कमी मैं तुम्हें होने नहीं देता, फिर कम से कम तुम घर का तो संभाल सकती हो। कमलाकांत के इस जवाब से विमला जी निरुत्तर होकर चुप हो जाती हैं। लेकिन सारा दिन घर के काम, सासू माँ की सेवा, बेटे की पढ़ाई से लेकर रिश्तेदारों तक सब कुछ अकेले संभालना आसान नहीं था। एक दिन वो कमलाकांत की उपेक्षा ने विमला जी को विद्रोह करने पर विवश कर दिया। उस दिन विमला का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। रात में बुखार के कारण सारी रात वो सो नहीं पाई थी, लेकिन सुबह उठकर किसी तरह घर के काम निपटाने की कोशिश कर रही थी। अपना दिनचर्या के अनुसार कमलाकांत 9 बजे सोकर उठे और सीधे किचन में आकर विमला को ऑर्डर दिया, विमला आज मेरे 2 दोस्त अपनी फैमिली के साथ लंच पर आ रहे हैं, तुम लगभग 10 लोगों का खाना लंच में तैयार रखना। आज विमला के सब्र का बांध टूट गया। उसने मना करते हुए कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं लंच नहीं बना पाऊंगी। विमला की ना सुनते ही कमलाकांत का गुस्सा भड़क उठा, तुम सारा दिन घर में क्या करती हो? आज मेरे दोस्तों के लिए लंच नहीं बना सकती, हर सुख दिए हैं तुमको, लेकिन आज तुम मेरे दोस्तों के सामने मुझे गिराना चाहती हो, इसलिए ऐसे बहाने बना रही हो। अब विमला चुप नहीं रह पाई। उसने कमलाकांत से कहा, आज तक मैंने आपकी हर बात मानी, तुमने मुझे जॉब छोड़ने को कहा, मैंने छोड़ दी, घर की सारी जिम्मेदारियां अकेले उठाती रही, बेटे की परवरिश, माँ की सेवा, सारी बंधनों में खुद को बांधकर मैं अपना अस्तित्व ही भूल गई।
ना कभी तुम्हारे साथ मिला, ना कभी प्यार, लेकिन मैं फिर भी इस घर की खुशी के लिए इसलिए चुप रही कि तुमने मेरे कभी ऐसे अपमान की कल्पना नहीं की थी। लेकिन कभी तुमने मुझे इस तरह अपमानित करके मुझे अपना निर्णय लेने पर विवश कर दिया है। अब माँ को इस दुनिया से गए 2 वर्ष हो गए हैं, विशाल भी 10 वर्ष का हो गया है। मैं फिर से ज्वाइन करना चाहती हूँ और आपको अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त करती हूँ। आपसे आपको मेरे जीते जी और मेरे मरने के बाद भी कफन देने की अपनी हर जिम्मेदारी से मुक्त करती हूँ। इतना कहते कहते ही विमला जी ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई थी। जब विमला को होश आया, वो किसी हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में थी। उसे चारों तरफ नज़र घुमाकर देखा। कमलाकांत उसके सिर के पास बैठे थे। विमला को आंखें खोलकर देखे। उन्होंने विमला का हाथ अपने हाथ में लिया और बहुत प्यार से सहलाने लगे। उनके आंखों से गिर रहे आंसू विमला का हाथ भिगा रहे थे। विमला कांपती आवाज़ में बोली, कमलाकांत तुम रो क्यों रही हो? ये मुझे कहाँ ले आए हो? क्या हुआ है मुझे? कमलाकांत ने अपनी रुझान सी कहा, कुछ नहीं विमला, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे हुआ क्या है? फिर विमला याद करने की कोशिश करने लगी। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला और उस दिन उसे बेहोश होने से पहले ही सारी घटना याद आ गई। उसने कमलाकांत के हाथ में अपना दूसरा हाथ प्यार से रखते हुए पूछा, क्या हुआ था मुझे? कमलाकांत प्लीज़ बताइए। कमलाकांत ने प्यार से विमला के बालों को सहलाते हुए बताया, उस दिन तुम्हें हार्ट अटैक आ गया था। तुम्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा। 2 दिन पहले ही तुम्हारी बाईपास सर्जरी हुई थी। कमलाकांत के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कमलाकांत ने रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो विमला, मैंने बहुत गलतियां की हैं। मैं अपने बिजनेस और पैसे कमाने के इतना व्यस्त हो गया कि तुम्हारे लिए समय ही नहीं निकाल पाया। लेकिन उस दिन जब तुमने मुझे मेरी जिम्मेदारियों को एहसास कराया और तुम बेहोश होकर गिर गई, तो विश्वास करो मैं भी निर्जीव हो गया था। तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और आखिरी सांस तक करता रहूँगा। अब कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ये 2 दिन हर पल मरा हूँ मैं विमला। उस दिन से अब आज तक पर्दे के पीछे खड़े हमारे बेटे की आंसू भरी निगाहें मेरा निरंतर पीछा कर रही हैं। उसकी निगाहें कह रही हैं कि मैंने उसकी माँ, उसकी दुनिया, उसका सब कुछ छीन लिया है। प्लीज़ विमला, मुझे माफ़ कर दो। विमला और कमलाकांत एक दूसरे के आंसू पोंछ रहे थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी नन्हे कोमल हाथों के स्पर्श से दोनों का ध्यान विशाल की ओर गया। वो जाने कब आकर दोनों से लिपटकर जोर जोर से रोने लगा था। कमलाकांत ने विशाल के आंसू पोंछते हुए उसे अपने सीने से लगाकर कहा, बस बेटे, अब तुम्हें कभी रोने नहीं पड़ेगा। तुम दोनों की दुनिया की हर खुशी दूंगा। तुम दोनों ही मेरी दुनिया हो, मेरी ज़िंदगी हो। तीनों की आंखें से अब भी आंसू बह रहे थे, लेकिन ये खुशी के आंसू ही थे। इस घटना के बाद विमला जी का जीवन पूरी तरह बदल गया। विशाल करीब 25 वर्ष का हो गया और अब अमेरिका से MBA करके आ गया। उसने कमलाकांत का बिजनेस ही नहीं संभाला बल्कि उसे आगे भी बढ़ाया। विमला को पता ही नहीं चला कि उसकी शादी में कमलाकांत ने दिल खोलकर खर्च किया और बहुत खुशियाँ मनाई। बहू के रूप में आई कोमल कब हमारी बेटी बन गई पता ही नहीं चला। दरवाज़ा खुलने के आहट में ने विमला को अतीत में खींचकर वर्तमान में फिर ला पटका। नर्स एक वार्ड बॉय के साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर उसे लगाने आ गई थी। नर्स विमला को ऑक्सीजन लगाकर चली गई। विमला को सांस लेने में पहले जो दिक्कत हो रही थी वो कुछ कम होने लगी थी और फिर उसके दिमाग में कोरोना के भय ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। विमला मन ही मन सोचने लगी, कमलाकांत ने अपना किया वादा आज तक नहीं तोड़ा। उस दिन से आज तक उन्होंने मुझे दुनिया की हर खुशियाँ दी, इतना प्यार जिससे कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन आज वो मेरे सामने क्यों नहीं आए? ना ही सामने
ना उन्होंने मुझे अब तक कोई फ़ोन किया। ऐसा कैसे हो सकता है? 2 दिन हो गए मैं भी, ना ही उन्होंने मुझे पुकारा, ना ही मुझे दिखे। विशाल और कोमल ने मेरे पूछने पर भी कुछ नहीं बताया। क्या हुआ होगा? विमला की सांसें फिर सहज होने लगी। उसे फिर सांस लेने में दिक्कत तकलीफ़ होने लगी। विशाल ने भी पहले कभी ऐसा नहीं किया था। वो तो मेरे कुछ पूछने पर जवाब ही नहीं दे रहा था। उसने तो मेरी तरफ आंख देखा तक नहीं। कोमल तो बस सोनू को संभालने में ही लगी थी, जैसे मुझे पहचानती ही नहीं है। क्या सच में मेरी हालत इतनी सीरियस है कि अब मैं नहीं बचूंगी? क्या मैं अब कमलाकांत, विशाल, कोमल और सोनू को कभी नहीं देख पाऊंगी? उन लोगों से कभी नहीं मिल पाऊंगी? विमला की सांसें अनियंत्रित होने लगी थी। तभी उसे अपने दाहिने हाथ में चुभन सी महसूस होने लगी। उसने अपनी नज़रें घुमाई तो देखा नर्स उसे इंजेक्शन लगा रही थी। विमला ने नर्स से कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन उसकी परवाह किए बिना नर्स कमरे से बाहर चली गई। विमला के दिमाग में फिर उथेड़ बुन शुरू हो गई। ईश्वर उसे मेरे किए की सज़ा दे रहा है। मैंने भी तो कमलाकांत का दिल दुखाया था उस दिन, और मैंने तो इन 20 वर्षों में कभी कमलाकांत से माफ़ी नहीं मांगी। कमलाकांत सच में बहुत अच्छे हैं। उन्होंने 20 वर्ष से मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं की। उस दिन मैंने कमलाकांत से कहा था उनसे अपने लिए कफन भी नहीं लूँगी। तो क्या ईश्वर मुझे उसी पाप की सज़ा दे रहा है? क्या सच में मुझे कफन नसीब नहीं होगा? क्या यह लोग मुझे बिना कफन, बिना 4 कंधों के यूं ही जला देंगे? क्या अंतिम समय कमलाकांत के हाथ से मेरी चिता को अग्नि भी नसीब नहीं होगी? यह सब सोचते सोचते विमला की आंखें बंद होने लगी। बहुत कोशिश के बाद भी वो अपनी आंखें खुल नहीं पा रही थी। शायद निद्रा ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। लेकिन विमला का दिमाग अब भी शांत नहीं था। विमला बंद आंखों से भी देख रही थी। उसने गोल्डन बॉर्डर की लाल रंग की साड़ी पहन रखी है। हाथों में लाल रंग की ढेर सारी चूड़ियाँ, पाँव में सुंदर से पायजेब, माथे पर लाल रंग की बड़ी सी बिंदी, नाक में नथ जिसमें लगे पोती उसके गोरे गाल और बड़े प्यार से छू रहे थे। मांग में पनी सिंदूर सी बेंदी में लगे नगों से उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। लाल होठों के बीच दांतों की पंक्तियां मोती सी चमक रही थी। विमला के हाथ में सुंदर सी सिंदूर की डिब्बी पकड़ रखी है। तभी कमलाकांत सफ़ेद फुर्ती पजामे में आते हैं। कहते हैं, नहीं विमला, इसे मत पोंछो। विमला पूछती है, क्यों ना पोंछूं? कमलाकांत मुस्कुराते हुए कहते हैं, विमला, जब मैं बहुत छोटा था तब एक बार बाबूजी को माँ से कहते सुना था कि नारी की मांग भरते समय उसकी नाक पे सिंदूर गिरने का अर्थ होता है कि उसका पति उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। और तुम तो जानती हो यह सच है। विमला मुस्कुराते हुए कमलाकांत का हाथ पकड़कर अपने गालों से लगाकर आंखों बंद कर लेती है। अचानक किसी के स्पर्श से विमला जागते हुए आंखें खोल देती है। नर्स उसका ऑक्सीजन मास्क निकाल रही होती है। विमला को एहसास होता है कि वो सपना देख रही थी, क्योंकि कमलाकांत तो उसके पास ही है नहीं। नर्स विमला को बताती है कि अब आपका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ठीक है। विमला नर्स से पूछती है कि क्या उसके घर से उससे मिलने कोई नहीं आया? उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हुए कितना समय हो गया? नर्स विमला को बताती है कि उसे सुबह 8 बजे उनके बेटे ने यहाँ एडमिट कराया था और अभी शाम के 7:30 बजे हैं। विमला नर्स से पूछती है कि उसके बाद क्या उसके घर से उसे मिलने कोई नहीं आया? नर्स कहती है, यहाँ किसी को आने या मिलने का अनुमति नहीं है, और जल्द से कमरे से बाहर चली जाती हैं। और एक वार्ड बॉय पूरी किट के साथ पैक अंदर आता है। उसके हाथ में खाने की थाली है। वो विमला के बैग के बगल में रखे स्टूल पर खाने की खाली थाली रखता है और कहता है कि मैडम, खाना खा लीजिए। कमरे से बाहर जाते जाते वो विमला जी से कहता है कि मैडम, आपका मोबाइल आपके कपड़ों के बैग में है, उसे निकाल कर चेक कर लीजिए। फिर कमरे का दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। वार्ड बॉय
के ऐसा कहते ही विमला में किसी तीव्र शक्ति का संचार होता है। वो बहुत फुर्ती से उठकर बैग में मोबाइल ढूंढने लगती हैं। बैग से मोबाइल निकालती हैं तो देखती हैं विशाल और कोमल के 15 मिस कॉल पड़े होते हैं। मोबाइल का चार्ज समाप्त हो चुका है। कॉर्नर पर रेड लाइट दिखती है। उसके बाद भी विमला विशाल को कॉल लगाती है। 3 रिंग जाती है और वो मोबाइल डिस्कनेक्ट हो जाता है। मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है। विमला बैग से जल्दी जल्दी सारे कपड़े बाहर निकालकर चार्ज ढूंढने लगती है, लेकिन सारे कपड़े निकालने के बाद भी चार्ज नहीं मिलता। विमला हाँफने लगती है और उसे खांसी आने लगती है। खांसी और सांस लेने से बहुत तकलीफ होने लगती है। उसे फिर लगने लगता है कि अब यूँ नहीं बचेगी। विमला बहुत मुश्किल से बगल में रखा पानी का गिलास उठाकर वो 3 घूंट पानी पीती है और सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस लेने की कोशिश करती है। तभी उसकी नज़र कॉल बेच के स्विच पर पड़ती है और वो स्विच दबा देती है। खांसी और सीने में हो रहे दर्द के कारण सीने को हाथ जोर जोर से दबाती हुई विमला बेड पर उल्टा होकर पेट के बल लेट जाता है। लगभग 20 मिनट बाद कमरे का दरवाज़ा खुलता है और एक नर्स का कोरोना सेफ्टी किट से पूरी तरह कवर्ड अंदर आती है। उसके हाथ में एक ट्री है जिसमें एक सीरीज और एक इंजेक्शन है। नर्स विमला को सीधी लेटाती है और उसके हाथ में इंजेक्शन लगा देती है। विमला की सांसें अभी तक काफ़ी तेज चल रही थी। वो नर्स से कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी कोशिश में नाकामयाब होती है। उसके पहले ही नर्स कमरे का दरवाज़ा बंद करती हुई चली जाती है। अब कमरे में विमला की तेज चलती सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही है। शायद नर्स ने नींद का इंजेक्शन लगाया था, इसलिए विमला सो जाती है। सुबह के 6 बजे होंगे। कहीं दूर से आती किसी मंदिर की घंटी की आवाज़ विमला जाग जाती है और थोड़ा दिमाग पे जोर देने पर उसे पूरी घटना याद आ जाती है। विमला अभी अच्छा महसूस कर रही है, सीने में दर्द नहीं है और उसे सांस भी नॉर्मल है। तभी उसे मोबाइल चार्ज की याद आती है और वो फिर बेचैन लगती है, लेकिन कल रात अपनी हालत को याद करके खुद को संभाल लेती है। विमला फिर से बेल बजाती है और वो सोचती है कि चार्जर मंगवाकर सबसे पहले मोबाइल चार्ज करके घर में बात करेगी। सब कितने परेशान होंगे। अपने अतीत में खोया रहने के कारण उसका ध्यान मोबाइल पर गया ही नहीं, लेकिन फिर याद करने पर मन ही मन कहती है कि मुझे अच्छे से याद है कि मिस कॉल विशाल और कोमल के थे। कमलाकांत का कोई मिस कॉल नहीं था। कमलाकांत ने उसे फ़ोन क्यों नहीं किया? किसी बुरी आशंका से उसका मन कांप उठता है। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है। वार्ड बॉय हाथ में नाश्ते की ट्रे रखकर रात के खाने की ट्रे उठाकर जाने लगता है। जाते जाते बोलता है, मैडम आपने रात को खाना क्यों नहीं खाया? लेकिन विमला का जवाब सुने बिना कमरे से बाहर निकल जाता है। विमला नाश्ते की ट्रे की तरफ देखती है। उसमें रखे चार्जर को देखकर उसका चेहरा खुल उठता है और फुर्ती से ट्रे से चार्ज उठाकर पास के ही स्विच में लगा देती है। फिर मुड़कर नाश्ते की ट्रे के पास आती है तो उसमें उसे कागज़ का एक पेज दिखाई देता है। वो झपट कर पेज उठाती है और पढ़ने लगती है। ये तो विशाल की राइटिंग है। मन ही मन बुदबुदाती है और पढ़ना शुरू करती है। मेरी प्यारी माँ, हम लोगों ने कितना फ़ोन लगाया, लेकिन आपने फ़ोन रिसीव नहीं किया। फिर आपका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। मैं बहुत घबरा गया था। रात के 11 बजे मुझे आपके मोबाइल के चार्जर का ध्यान आया, जो सुबह जल्दी में आपके बैग में रखना भूल गया था। माँ, मैं खुद को रोक नहीं पाया और रात को ही चार्जर लेकर हॉस्पिटल आने को निकल पड़ा। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा, रात के 11:45 बज गए थे। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, अब ये आपको सुबह ही दे पाएंगे। उसने कहा, आपको नींद का इंजेक्शन दिया गया है और आप सो गई हैं। मैं घर नहीं जा पाया माँ, सारी रात यहीं गार्डन में बैठकर आपके जागने और बात करने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। विमला पागलों की तरह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और मोबाइल की तरफ भागी। मोबाइल इतना चार्ज हो चुका था कि वह फ़ोन कर पाती। उसने तुरंत विशाल को फ़ोन लगाया। बेटे ने एक रिंग जाते ही फ़ोन उठा लिया।
उसकी कांपती सी आवाज़ आई, कैसी है माँ आप? विमला आप रोना रोक नहीं पाई और फ़ोन पर ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। विशाल भी रोते रोते माँ को समझाने लगा और चुप कराने की कोशिश करने लगा। माँ प्लीज़ आप रोना बंद कीजिए, आपको कुछ नहीं हुआ, आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और आप डायबिटीज़ भी हैं। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए मुझे आपको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। बस 2 दिन और माँ, फिर मैं आपको घर ले आऊँगा। विमला बहुत मुश्किल में अपना रोना रोक पाई और अपने आंसू पोंछते हुई बोली, तेरे पापा कहाँ हैं? उन्होंने मुझे बात क्यों नहीं की? विशाल ने कहा, सब ठीक है माँ, मैं जल्दी ही पापा से आपकी बात करवा दूंगा। विमला ने प्यार से कहा, तू यूँ रात भर गार्डन में क्यों बैठा रहा? खाना खाया तूने? कोमल कैसी है? और मेरा सोनू वो कैसा है? तुम लोग उसे बहुत प्यार से रखना। विशाल, हाँ माँ, सब ठीक है। बेटे के रोने की आवाज़ से विमला बहुत विचलित हो रही थी। उसने कहा, अब बेटा तू घर जा, मैं पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। विशाल, हाँ माँ, लेकिन आप प्रॉमिस करिए कि हम सबसे फ़ोन और वीडियो कॉलिंग पर बात करती रहेंगी। विमला, हाँ बेटा, प्रॉमिस। अब तू जल्दी से घर जा और अपने पापा से बात कराना मत भूलना। हाँ माँ, फ़ोन रखता हूँ, अपना ध्यान रखना और टेंशन बिल्कुल मत करना। लव यू माँ। और फ़ोन कट जाता है। धीरे धीरे दिन गुजरते लगते हैं। विशाल 24 घंटे में 3-4 बार फ़ोन लगाना ज़रूर करता। कोमल भी दिन में 1 या कभी 2 बार फ़ोन करती हैं, लेकिन दोनों में से कोई कमलाकांत से बात नहीं करवाते। कभी कहते हैं सो रहे हैं, बाथरूम में हैं, कभी कहते हैं अपने दोस्तों के साथ वॉक पर गए हैं। कमलाकांत का फ़ोन रिसीव ऑफ आता है। उनके दोस्तों ने कभी सोनू से बात भी नहीं करवाई। विमला हर पल किसी बुरी आशंका में घिरी रहती हैं। विशाल की आवाज़ भी बहुत बुझी लगती है। वह ज़्यादा बात भी नहीं करता। कोमल भी बस उसकी तबीयत के लिए पूछकर फ़ोन काट देती हैं। आज विमला को पूरे 14 दिन हो गए हैं हॉस्पिटल में और अभी सुबह 10 बजे नर्स उसे हॉस्पिटल के वेटिंग हॉल में यह कहकर बैठा कर गई है कि आज उसकी RT-PC और रिपोर्ट नेगेटिव आई है, वो यहाँ इंतज़ार करें, उनका बेटा उन्हें लेने आ रहा है। विमला का ज़ोर ज़ोर से दिल धड़क रहा है। वह कमलाकांत को लेकर बहुत चिंतित है। 1 घंटे बाद यानी कि 11 बजे विशाल वेटिंग हॉल में आता है और विमला का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहता है, चलिए माँ, घर चलिए। विमला स्तब्ध सी विशाल को देखती है। चलिए माँ। विशाल फिर बोलता है। विमला, हाँ चल बेटा, तू इतना कमज़ोर क्यों हो गया? और हाँ, तेरे पापा भी आए होंगे, बाहर कार में बैठे हैं क्या? माँ प्लीज़ आप घर चलिए, सब बताता हूँ। कपड़ों का बैग अपने कंधों में टांगता हुआ विशाल माँ का हाथ पकड़कर उठाता है और विशाल माँ को लेकर घर पहुँचता है। विमला घर के मेन गेट पर ताला लगा देकर हतप्रभ सी घटी रह जाती है। विशाल कार से चाबी निकालकर ताला खोलता है और माँ का हाथ पकड़कर लगभग घसीटता हुआ घर के अंदर ले जाता है। ड्राइविंग रूम में पकड़कर सोफे पर बैठाता है और विमला के पैरों के पास बैठ जाता है। विमला खामोश छत की दीवार को देख रही है और उसे आंसू गंगा जमीन की तरह बह रहे हैं। विशाल माँ की गोद में सिर रखकर कहता है, माँ आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। विमला विशाल को जक जोड़ती हुई बोलती है, कहाँ है सब? ये घर खाली क्यों है? तेरे पापा, सोनू, कोमल कहाँ है? क्या हुआ है? तू कुछ बताता क्यों नहीं? तभी कार रुकने और गेट खुलने की आवाज़ सुनते हैं। विमला गेट की तरफ भागती है। बाहर आकर देखती है कि कोमल, कमलाकांत और सोनू दोनों का हाथ पकड़ते हुए घर के अंदर आ रहे हैं। एक पल में ही तीनों को ये देखना विमला का चेहरा खिल उठता है। तब तक तीनों घर के अंदर आ जाते हैं। कमलाकांत से लिपटती हुई विमला पूछती है, इतने दिनों से कहाँ थे आप? एक फ़ोन तक नहीं किया आपने, आप अपना किया वादा भूल गए। सोनू दादी से लिपटकर कहता है, आप भी तो मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी दादी? आपने भी तो मुझे एक फ़ोन तक नहीं किया। विमला सोनू की गोदी में
एक पल में ही तीनों को देख विमला का चेहरा खिल उठता है। तब तक तीनों घर के अंदर आ जाते हैं। कमलाकांत से लिपटती हुई विमला पूछती है, इतने दिनों से कहाँ थे आप? एक फ़ोन तक नहीं किया आपने। आप अपना वादा किया भूल गए हो। सोनू दादी से लिपटकर कहता है, आप भी तो मुझे छोड़कर कहाँ चली गई हैं? दादी, आपने भी तो मुझे एक फ़ोन तक नहीं किया। विमला सोनू को गोद में उठाकर पागलों की तरह घुमाने लगती है। मास्क पहनने होने के कारण उसे होठों सोनू के गालों को छू नहीं पा रहे थे। विशाल माँ को पापा को सोफे में बैठाता हुआ कहता है, माँ मैं आपको सब बताता हूँ। कोमल कहती है, हाँ, और मैं आप सबके लिए चाय पानी और खाने के लिए लेकर आती हूँ। विमला विशाल के सिर पर हाथ रखते हुए बोलती है, जल्दी बता बेटा, क्या हुआ था? विशाल अभी भी विमला के पैरों के पास जमीन पर ही बैठा था। कमलाकांत ने अभी तक अपनी चुप्पी तोड़ी नहीं थी। वो गुस्से में लग रहे थे, लेकिन उन्हें ठीक देखकर विमला बहुत खुश थी। विशाल बोलना शुरू करता है, माँ, आपको याद है कि जिस दिन आपको कोरोना की RT-PCR की रिपोर्ट आई, उसके 2 दिन पहले आपको बुखार था, और उस दिन हम पाँचों का कोरोना रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया था, जिसमें पापा, कोमल और सोनू की रिपोर्टिव नेगेटिव आई थी। आपकी और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई हुई थी। मैंने आपको तुरंत एक कमरे में आइसोलेशन में रखते हुए खुद को दूसरे कमरे में आइसोलेट कर लिया था। इसी बीच में मेरे दोस्त विनोद का फ़ोन आया तो मैंने उसके सभी कोरोना रिपोर्ट की जानकारी दी। विनोद ने सलाह दी कि पापा जी को शहर के बहुत अच्छे वृद्ध आश्रम में 15 दिन के लिए भेज देते हैं। वहाँ उनकी देखभाल भी हो जाएगी और हम उम्र लोगों के साथ उनका मन भी लगा रहेगा। आंटी के स्वस्थ होने के बाद पापा जी को घर ले आएंगे। विनोद ने यह भी कहा कि आंटी डायबिटीज़ भी है और उनकी हार्ट सर्जरी भी हुई है, इसलिए उनका RT-PCR अगर टेस्ट भी करा लेते हैं, इसमें उनकी CT वैल्यू भी मालूम हो जाएगी। उसी बेस पर डिसाइड करेंगे कि आंटी को हॉस्पिटल ये करना है या नहीं। विनोद ने यह भी कहा कि तू भी RT-PCR और टेस्ट करा ले, रिस्क मत ले, और कोमल को बोल पापा के आश्रम में भेजने की तैयारी कर दे। मैं आज ही उन्हें आश्रम छोड़ देता हूँ। माँ, उस दिन विनोद ने RT-PCR एक नर्स को भेजा दिया और पापा को मना करने के लिए बाद में भी उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ना पड़ा। उसी दिन शाम को 5 बजे कोमल को भी हल्का फीवर लगने लगा या नहीं। विनोद ने यह भी नहीं कहा कि तू भी RT-PCR अगर टेस्ट करा ले, रिस्क मत ले, और हाँ, कोमल को बोल पापा जी को आश्रम भेजने की तैयारी कर दे। मैं आज ही उन्हें आश्रम छोड़ देता हूँ। माँ, उसी दिन विनोद ने RT-PCR एक नर्स को भेज दिया और पापा को मना करने के बाद भी उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ना पड़ा। उसी दिन शाम को 5 बजे कोमल को भी हल्का फीवर लगने लगा। जब RT-PCR अगर टेस्ट के लिए आई तो मैंने कोमल को टेस्ट करा दिया। जिस दिन आपकी रिपोर्ट आई मैं बहुत घबरा गया था। आपकी CT वैल्यू 10, मेरी 27 और कोमल की CT वैल्यू 29 आई थी। मैंने तुरंत विनोद को फ़ोन पर बताया और विनोद ने मुझे कहा कि तुम और कोमल में इन्फेक्शन बहुत कम है, तो आंटी को तुरंत हॉस्पिटलाइज करा। मैं अपने साथ घर ले आता हूँ माँ, और मैं बहुत घबरा गया था। मैंने तुरंत हॉस्पिटल में बात की और आपका एडमिट कराने निकालना पड़ा। विनोद भी तुरंत आकर सोनू को ले गया। मैं जब घर आया, हॉस्पिटल से आए तो लोगों ने हमारे गेट पर बैरियर लगाना मुझे और कोमल को होम क्वारंटाइन पर कर दिया। उनके बाद मैं और कोमल घर से बाहर नहीं निकल सके। सॉरी माँ, मैंने उस दिन आपको झूठ लिखा था कि मैं रात भर गार्डन में बैठा रहा, क्योंकि सारा दिन आपके मोबाइल ना उठाने से बहुत घबरा गया था। मुझे लग रहा था कि आप यदि खुश रहेंगी तो जल्दी ठीक हो जाएंगी, लेकिन हाँ, वो पात्र और मोबाइल चार्ज विनोद से मैंने ही भेजा था। पापा यहाँ से बहुत नाराज़ होकर गए हैं, इसलिए उन्होंने हमसे इतने दिनों में कभी बात नहीं की और हम दोनों उन्हें कुछ बता भी नहीं सके। विशाल की बात सुनने के बाद कमलाकांत ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। सारी बेटा, मैं
अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। उस दिन विनोद ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं समझने को तैयार नहीं था। मुझे लगा अब विमला और मैं कभी मिल नहीं पाएंगे। यही आशंकाओं ने मुझे इस तरह अपने कब्जे में ले लिया कि मैं सोचने लगा अब विमला मैं नहीं मिल पाऊंगा, और इसलिए तूने मुझे पहले ही वृद्धाश्रम भेज दिया। और जब तू बार बार फ़ोन कर रहा था तो मैंने गुस्से में अपने मोबाइल से सिम निकालकर तोड़कर फेंक दी। विमला रोते हुए बोली, आप अपने बेटे के लिए ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? कमलाकांत, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। विमला, बुरी आशंकाओं ने मुझे हर पल मृत्यु दी है। कितना असहाय हो गया था मैं। कमलाकांत की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तभी कोमल ने आंसू पोंछते हुए कहा, बस पापा, अब को याद करके और मत रोइए। कोमल ने माँ के पैरों के पास बैठते हुए कहा, माँ, मैं जब पापा को लेने वृद्धाश्रम पहुँची तो वहाँ सभी अंकल ने बताया कि पापा कितने दुखी और परेशान रहते थे। जब मैंने पापा को सब बताया तो वो मुझे लिपटकर बहुत रोए थे। वृद्धाश्रम में मैं और पापा सोनू को लेने विनोद के घर गए। पापा वहाँ एक दिन भी नहीं रुके। सोनू को गले से लगाकर रोते रहे और आपसे लिए छटपटा रहे थे। सोनू दादी को गोद में रोते रोते सो गया था। चारों के